नमस्ते दोस्तों। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम अपने सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल्स के लिए जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो हमारा चैप्टर है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है। तो ये हमने जो लिया है, ये आरबीआई मास्टर डायरेक्शन जो है 4 सितंबर 2020, अपडेटेड एज ऑन 20 दिसंबर 22। इसके हिसाब से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में टारगेट्स और उसका क्लासिफिकेशन क्या है। देखिए, इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे कहता है इनफॉर्मल स्टडी ग्रुप ऑन स्टैटिक्स रिलेटिंग टू द प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस कंस्टिट्यूटेड बाय आरबीआई इन 1971। 1971 में आरबीआई ने एक स्टडी ग्रुप बनाया था कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के डिसीजन के लिए। द डिटेल्स ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर वर फॉर्मलाइज इन 1972 एंड इन नवंबर 1974। जो डिटेल्स था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए, वो फाइनल हुआ 1972 और 1974 में। द बैंक्स वेयर एडवाइज टू रेज द शेयर ऑफ देयर सेक्टर्स इन एग्रीगेट एडवांस टू द लेवल ऑफ 33.1/3% बाई 9 मार्च 1979, ठीक है। तो बैंक को एडवाइस किया गया था कि वो अपना शेयर जो है इस सेक्टर में एग्रीगेट एडवांस के रूप में 33.1/3%, मतलब लगभग एक तिहाई, वन थर्ड का जो है आपको इसमें अपना शेयर करना है 1979 तक, क्योंकि, ठीक है। तो इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर के एस कृष्णा स्वामी। ऑल कमर्शियल बैंक वेयर एडवाइज टू अचीव द टारगेट ऑफ प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग टू द 40% ऑफ एग्रीगेट बैंक एडवांस बाय 1985। दूसरे बात, उसके बाद जो नया आया फिर डॉक्टर के कृष्णा स्वामी को अपॉइंटमेंट किया गया। तो उन्होंने जो कहा कि जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उन सबको प्राइवेट सेक्टर का टारगेट जो है 40% करना है एग्रीगेट बैंक एडवांस का। कब तक? 1985 तक। पहला फॉर्मुलाइजेशन कब हुआ? ग्रुप कंस्टिट्यूट हुआ 1971 में। फॉर्मुलाइजेशन जो हुआ 1972 एंड 1974, उसमें कहा गया कि आपको 33.1/3% का एग्रीगेट शेयर जो है एडवांस में एग्रीगेट शेयर आपको मार्च दो 1979 तक कर लेना है। फिर उसके बाद आए चेयरमैन दूसरे इस कमेटी के एस कृष्णस्वामी। के एस कृष्णस्वामी ने कहा कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो टारगेट है वो 40% करना है एग्रीगेट एडवांस का बाई 1985। उसके बाद नेक्स्ट जो है श्री सी एस मूर्ति, सितंबर 2005 में द टारगेट एंड सब टारगेट अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्टार्टेड लिंकिंग टू एडजस्टेड नेट बैंक रेट। पहले क्या था कि आपको 40% जो है बैंक एडवांस का प्रायोरिटी सेक्टर करना है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, सी एस मूर्ति जो है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जो है ए एन बी सी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 40% करना है टारगेट और सब टारगेट। नेक्स्ट फिर आए चेयरमैन एम बी नायर। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन गाइडलाइंस हैव बीन मॉडिफाइड एंड सर्कुलेटेड टू बैंक फॉर कंप्लायंस इन 2015, ठीक है। अब देखिए कैटेगरी क्या है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए, कौन कौन सी कैटेगरी है। तो इसमें आता है एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अदर्स एंड वीकर सेक्शन। ये प्रायोरिटी सेक्टर के कैटेगरीज है, ठीक है। तो प्रायोरिटी सेक्टर कैटेगरी में एग्रीकल्चर आ गया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अदर एंड वीकर सेक्शन, ठीक है। अब देखिए टारगेट और सब टारगेट क्या थे प्रायोरिटी सेक्टर के। तो कैटेगरी, मान लीजिए टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का क्या था, डोमेस्टिक और कमर्शियल बैंक के लिए जो है एक्सक्लूडिंग आरआरबी एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड फॉरेन बैंक्स विद 20 ब्रांचेज, लेस देन 20 ब्रांचेज या 20 ब्रांचेज तक एंड अबव, ठीक है। ब्रांचेज विथ 20 ब्रांचेज एंड अबव, ये डोमेस्टिक के लिए था। जिसका 20 ब्रांचेज से ऊपर है तो उसको 40% ऑफ एएनबीसी करना था एज कंप्यूटेड इन पैरा नंबर 6 बिलो द सीबीओई, ठीक है, विच एवर इज हायर, ठीक है। 40% करना था एएनबीसी का, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का, ठीक है, और सीबीओई का विच इज हायर। अगर मान लीजिए कोई फॉरेन बैंक था, उसका 20 से लेस ब्रांच है, तो उसको 40% ऑफ एनबीसी एज कंप्यूटेड इन पारा 6 बिलो और सीबीओई विच एवर इज हायर, ठीक है। आउट ऑफ विच, अब इसमें 40% में इसके लिए कहा गया कि आउट ऑफ विच 32% कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लेंडिंग टू द एक्सपोर्ट एंड नॉट लेस देन 8% कैन बी
कैन बी टू एनी अदर प्रायोरिटी सेक्टर। तो ये मेन रहा। आरआरबी इसके लिए क्या था, 75% था। 75% of NVC as computed in para number 6 below the CEOBE whichever is higher. However, lending to the medium sector enterprises, social infrastructure and renewable energy shall be reckoned for priority sector achievement only up to 15% of NVC। ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए क्या था, 75% ऑफ द एनवीसी एज कंप्यूटेड इन पैरा नंबर 6 बिलो और सीबीआई विच एवर इज हायर। ठीक है। तो ये हमारा हो गया टोटल प्रायोरिटी सेक्टर। अब टोटल प्रायोरिटी सेक्टर के बाद एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या था, एग्रीकल्चर में था 18% ऑफ एनबीसी और सीबीओई 18% करना था, विच एवर इज हायर, आउट ऑफ विच टारगेट ऑफ 10% इज प्रेस्क्राइब फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अब 18% तो करना था, इसमें जो है 10% जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए रखा गया। फॉरेन बैंक्स के लिए क्या था, एग्रीकल्चर में आपको कोई नहीं करना है, मतलब फॉरेन बैंक्स इसका लेस देन 20 ब्रांचेज है। रीजनल रूरल बैंक्स के लिए क्या था, इसका भी 18% है और सेम ही है 10 जो हमारा नॉर्मल है वैसे ही रीजनल। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए क्या था, 18% ऑफ एनबीसी और सीबीआई विच एवर इज हायर, आउट ऑफ विच ए 10% ऑफ इज प्रेस्क्राइब फॉर एसएमई स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। मतलब कि एग्रीकल्चर में एक्सेप्ट लेस देन 20 ब्रांचेज ऑफ फॉरेन बैंक्स सबके लिए सेम ही रहा। माइक्रो इंटरप्राइजेस क्या था, 7.5% ऑफ एनबीसी और सीबीओई विच एवर इज हायर, 20 लेस देन 20 ब्रांच अगर फॉरेन बैंक का है तो नॉट अप्लीकेबल है। आरआरबीज के लिए भी सेम है और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी सेम है। एडवांस टू वीकर सेक्शन 12% ऑफ एनबीसी और सीबीओई सीईओबी विच एवर इज हायर, नॉट अप्लीकेबल। 15% ऑफ एनबीसी और सीईओबी विच एवर इज हायर, 12% ऑफ एनबीसी और सीईओबी विच एवर इज हायर। ठीक है। देखिए 12% यहाँ भी है डोमेस्टिक बैंक के लिए, जिसका डोमेस्टिक कमर्शियल एंड फॉरेन बैंक्स इसका 20 एंड मोर देन 20 ब्रांचेज है। आरआरबीज के लिए 15% हो जाएगा और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 12% हो जाएगा। ठीक है। फिर से एक बार देख लें, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर में 40% करना है, इसको भी 40% करना है लेस देन 20 ब्रांच, लेकिन इसको 32% क्या है एक्सपोर्ट के लिए हो सकता है और 8% एनी अदर प्रायोरिटी सेक्टर के लिए। आरआरबीज के लिए 75% होगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 75%। एग्रीकल्चर में 18% तीनों का है, माइक्रो में 7.5% तीनों का है, एडवांस टू वीकर सेक्शन में 12% है, 15% 12%। अब कहता है रिवाइज टारगेट फॉर स्मॉल मार्जिनल फार्मर वीकर सेक्शन विल बी इम्प्लीमेंटेड इन अ फेज मैनर एज इंडिकेटेड इन पैरा नंबर 5.2। टारगेट सब टारगेट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर क्या है, इसमें देखिए सब टारगेट हो कैटेगरीज है। प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए क्या है, इनके लिए भी 40% ऑफ एनबीसी और सीईओबी विच एवर इज हायर, 40% होना है, which shall be stand increase to 75% of NBC और CEOBE whichever is higher with effect from 31 मार्च 2024। अर्बन कमर्शियल बैंक shall comply with the stipulated target as per the following category। ठीक है। अब ये प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो गए, उनको जो है इस हिसाब से टारगेट बनाना था। 31 मार्च 2020 को 40% था, 21 को 45, मतलब हर एक साल में 5-5%, 3 साल तक बढ़ना था, 20, 21, 22 तक, और मार्च 23 में 60% और 24 में 75% इनको अपना टारगेट अचीव करना था। माइक्रो के लिए 7.5% ऑफ एनबीसी और क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच एवर इज हायर। एडवांस टू वीकर सेक्शन 12% ऑफ एनबीसी और क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच एवर इज हायर। रिवाइज टारगेट फॉर वीकर सेक्शन विल बी इम्प्लीमेंटेड इन फेज मैनर। ठीक है। तो इसमें देख लीजिए प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक के लिए क्या 40% था, लेकिन इनको इंक्रीज करना था 31 मार्च 2024 तक। तो शुरुआत कब से हुई, 2020 से 40% से, 5% फिर 21, 5% फिर 22, उसके बाद 10%, उसके बाद 15%। ठीक है। माइक्रो के लिए 7.5% इनको करना था, एडवांस टू वीकर सेक्शन के लिए 12% करना था। रिवाइज टारगेट क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड वीकर सेक्शन, इनके लिए जो टारगेट है 2020-21 में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए 8% था, वीकर सेक्शन के लिए 10%। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ सब में 1% बढ़ रहा है, यहाँ पे 1.5% बढ़ रहा है।
और यहाँ आधा परसेंट बढ़ रहा है, मतलब बीच में 22-23 में 1.5%, मतलब 8% से आप शुरू करिए। मार्च 21 में 8%, 22 में 9%, 23 में 9.5, आधा परसेंट, 9.5%। हाँ ठीक है, नहीं आधे परसेंट का ही गैप है, आधा आधा परसेंट सब जगह 0.50% का इंक्रीमेंट है। अब ये कहता है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए जो है वो अर्बन कमर्शियल बैंक के लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए नहीं है। वीकर सेक्शन टारगेट फॉर आरआरबी विल कंटिन्यू टू 15% ऑफ एनबीसी और सीईओबी विच एवर इज हायर। वीकर सेक्शन का टारगेट जो आरआरबी के लिए, रीजनल बैंक्स के लिए, वो 15% कंटिन्यू रहेगा। एग्रीकल्चर पे आते हैं। एग्रीकल्चर तो नेक्स्ट हमारा है रिवाइज्ड टारगेट। क्या था रिवाइज टारगेट जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड वीकर सेक्शन के लिए क्या होगा? देखिए, फाइनेंशियल ईयर में जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, ठीक है, तो 2020-21 से लेकर 2023-24 तक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के जो टारगेट थे वो 8% थे, वीकर सेक्शन के लिए 10% था। ठीक है, 21-22 में 9% हो गया। आधे आधे परसेंट का गैप था। फिर मैंने पहले भी कहा था, यहाँ देखिए 8, 9, 9.5, 10, हर साल आधा आधा परसेंट, 50 पैसा, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ना था। ठीक है, वीकर सेक्शन के लिए 10%, 11%, 1% इधर हो गया, 11.5% और 12%। यहाँ देखिए 10 से 11, यहाँ सेम है, 8 से 9 1%, आधा परसेंट और आधा परसेंट, यहाँ भी 1%, आधा परसेंट और आधा परसेंट। ठीक है, लेकिन ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का जो टारगेट है वो क्या था? नॉट अप्लीकेबल था किसके लिए? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। और वीकर सेक्शंस का जो टारगेट है, वीकर सेक्शंस का टारगेट और आरआरबी विल बी कंटिन्यू एट 15%, 15% उनको जो है वीकर सेक्शन का टारगेट, आरआरबी को, रीजनल बैंक जितने भी होंगे उनको करना था, ऑफ एनबीसी और सीईओ बीई विच एवर इज हाइयर। ठीक है, अब आते हैं एग्रीकल्चर में। द एक्टिविटी कवर्ड अंडर एग्रीकल्चर आर क्लासिफाइड अंडर 3 सब कैटेगरी। देखिए, एग्रीकल्चर के अंदर में 3 सब कैटेगरी है। पहला एक तो आ गया फार्म क्रेडिट, उसमें क्या आता है? एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी। दूसरा आ जाता है एग्री इंफ्रा एंड एंसिलरी एक्टिविटी। दो चीज़ है। फार्म क्रेडिट हो गया एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है, आपको उसमें सब आ जाएगा। दूसरा आ गया एग्री इंफ्रा, जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जितने भी आते हैं वो आ जाएंगे। एंसिलरी एक्टिविटी। ठीक है, अब कहता है फाइनेंस टू एग्रीकल्चर इंक्लूड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स गिवन फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी। एलाइड एक्टिविटी में क्या क्या है? देखिए, डेयरी आ गया, फिशरी आ गया, पिगरी आ गया, पोल्ट्री आ गया, बी कीपिंग, ये सब क्या है? एग्री के ही पार्ट है, लेकिन एग्री में ये एलाइड एक्टिविटी। एक डायरेक्ट एग्रीकल्चर हो गया, जैसे आपने पैडी लिया, वीट लिया, और भी जो आपके खाने वाली चीज़ का, खाने वाली चीज़ के लिए जो है फसलों का जो उत्पादन करते हैं वो आपका है। नेक्स्ट जो हमारा आता है, नेक्स्ट क्या है? अलाइड एक्टिविटी का फिर से एक बार रिकॉल करिए। अलाइड एक्टिविटी में जो आते हैं, डेयरी आ गया, फिशरी आ गया, बी कीपिंग आ गया, पोल्ट्री आ गया, पिगरी आ गया। ठीक है, पिगरी। और ये किसे दिया था? डायरेक्टली टू इंडिविजुअल फार्मर्स या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। आजकल एसएचजी खूब है, बिहार में रहेंगे तो यहाँ पे जीविका करके है, और जेएलजी, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फार्मर विदाउट लिमिट। ठीक है, एंड टू अदर्स, इन लोगों के लिए विदाउट लिमिट, और बाकियों के लिए सच एज कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फॉर्म अप टू द एग्रीगेट लिमिट ऑफ 2 करोड़। इन लोगों के लिए 2 करोड़ का लिमिट दिया गया। किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए कोई लिमिट नहीं है, बट अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, इंस्टीट्यूशन या कॉर्पोरेट है या कंपनी है, जो भी है इस फील्ड में है, तो उसके लिए लिमिट 2 करोड़ का होगा। फॉर बोरोवर एंटिटी फॉर टेकिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी। ठीक है, दूसरा आता है फार्म क्रेडिट। अंदर फार्म क्रेडिट में क्या कहा जाएगा? डायरेक्ट फाइनेंस इंक्लूड लोन टू इंडिविजुअल फार्मर। इंडिविजुअल फार्मर्स को लोन देते हैं, इंक्लूडिंग एसएचजी और जेएलजी, दैट इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फार्मर्स। एसएचजी और जेएलजी क्या हो गया? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फार्मर्स हो गए, इसमें 10 मेंबर या थोड़ा मोड़ा मिला के 20 मेंबर तक हो सकते हैं। एंड प्रोप्राइटरशिप फॉर्म
ऑफ ए फार्मर इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटी। ये सब आ गया आपको डेयरी, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, बी कीपिंग एंड सेरिकल्चर। लोन टू कॉर्पोरेट फार्मर्स, ये तो इंडिविजुअल में आ गया। फार्म क्रेडिट के सेक्टर में इंडिविजुअल को जो है आप दे सकते हैं। और लोन टू कॉर्पोरेट फार्मर्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज of individual farmers, partnership firms and cooperatives of farmers directly engaged in agriculture। ये लोग जो भी डायरेक्ट एग्रीकल्चर या allied एक्टिविटी में इंगेज है उनको दे सकते हैं आप। तो वो क्या हो जाएगा, डेयरी, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, इनके लिए 2 करोड़ का लिमिट फॉर बोरोवर एंटिटी। एग्री इंफ्रा, फॉर लोन मेंशन बिलो एन एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट ऑफ 100 करोड़ पर बोरोवर फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम विल अप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट क्या हो सकता है एग्री इंफ्रा में, 100 करोड़ तक। इसमें क्या आएगा, लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, गोडाउन्स हो गए, वेयर हाउसेज, मार्केट यार्ड्स, गोडाउन्स एंड सिलोज, इंक्लूडिंग कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज चेन डिजाइन टू स्टोर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोडक्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर सेट डेवलपमेंट। सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी के संरक्षण के लिए, और वाटर सेट के डेवलपमेंट के लिए भी आप लोन एग्री इंफ्रा में दे सकते हैं। तीसरा आ गया प्लांट टिश्यू कल्चर, एग्री बायोटेक्नोलॉजी, सीड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर एंड वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक, प्लांट का टिश्यू कल्चर एंड एग्री बायोटेक्नोलॉजी, सीड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर एंड वर्मी कंपोस्टिंग, इनके लिए भी आप लोन एग्री इंफ्रा के अंदर आता है। एंसिलरी एक्टिविटी आ गया। एंसिलरी एक्टिविटी में क्या हो सकता है, लोन अप टू 5 करोड़, 5 करोड़ तक दे सकते हैं आप किसे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ फार्मर फॉर डिस्पोजिंग द प्रोडक्ट ऑफ प्रोड्यूस ऑफ मेंबर्स। ठीक है, 5 करोड़ तक जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को दे सकते हैं, जो क्या करते हैं, फार्मर्स से उनका प्रोड्यूस लेके मार्केट को सेल करते हैं। लोन अप टू 50 करोड़ टू स्टार्टअप्स, 50 करोड़ जो है स्टार्टअप को दे सकते हैं दैट आर इंगेज इन एग्रीकल्चर एंड एक्टिविटी। लोन फॉर सेटिंग ऑफ एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स। ठीक है, एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर के लिए भी आप लोन दे सकते हैं 50 करोड़ तक। तीसरा आता है लोन फॉर फूड एंड एग्रो प्रोड्यूसिंग अप टू द एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट ऑफ 100 करोड़ पर बोरोवर फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। अब कोई जो है फूड और एग्रो प्रोसेसिंग कर रहा है तो उसे आप एग्रीगेट लिमिट 100 करोड़ तक दे सकते हैं। बैंक लोन टू पैक्स, एफएसएस एंड लैम्प्स फॉर एन ऑन लेंडिंग टू एग्रीकल्चर, इन्हें दे सकते हैं आप। लोन सैंक्शन बाय बैंक टू एमएफआई, ठीक है, फॉर ऑन लेंडिंग टू एग्रीकल्चर सेक्टर एज पर द कंडीशन स्पेसिफाइड। एमएफआई को भी आप लोन दे सकता है बैंक, जो क्या करेगा, ऑनवर्ड ऑनवर्ड ये करेगा, ऑनवर्ड लेंडिंग करेगा किसको, एग्रीकल्चर सेक्टर को, एज पर द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट अंडर रिड्स, आरआईडीएफ एंड अदर एलिजिबल फंड विद नाबार्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल। ठीक है, एंसिलरी एक्टिविटी। स्मॉल एंड मैनेज फार्मर्स में कौन कौन आ जाता है, फार्मर्स विथ लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर, जिसका लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर तक है उसे मार्जिनल फार्मर्स। फार्मर्स विथ लैंड होल्डिंग मोर देन 1 हेक्टेयर एंड अप टू 2 हेक्टेयर, स्मॉल फार्मर्स। 1 हेक्टेयर तक है तो उसे मार्जिनल फार्मर बोलेंगे, 1 से 2 तक है स्मॉल फार्मर बोलेंगे। लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, tenant farmers, oral lessees and sharecroppers whose share of land holding is within the limit prescribed for small and marginal farmers। ठीक है, लोन अप टू 2 लाख टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के लिए 2 लाख। स्लोली इंगेज इन इलेक्ट्रिक एक्टिविटी विदाउट एनी अकम्पनिंग लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया, इनके लिए क्या है, आप जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को 2 लाख तक का लोन आप दे सकते हैं विदाउट एनी लैंड के होल्डिंग क्राइटेरिया के हिसाब से। और देखिए लेंडिंग बाय बैंक टू एनबीएफसी, बैंक भी जो है क्या करता है, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को देता है, उनकी टाई अप होती है, वो फर्दर क्या करते हैं, ऑनवर्ड लेंडिंग करते हैं किसको, नीचे जो सोसाइटीज है या एग्रीकल्चर सेक्टर है या जो भी है उनको लेंडिंग करता है। तो कहता है बैंक क्रेडिट एक्सटेंडेड टू रजिस्टर्ड एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड अदर एमएफआई सोसाइटी ट्रस्ट ईटीसी फॉर on lending to individual and also to members of SHG, GLG will be eligible for categorization as a priority sector advance under respective categories of agriculture subject to condition। बैंक का जो क्रेडिट है
किसी रजिस्टर्ड एनबीएफसी या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को या अदर माइक्रो फाइनेंस एमएफआई जैसे सोसाइटी ट्रस्ट हो गया और ऑन लेंडिंग टू इंडिविजुअल एंड ऑल्सो मेंबर ऑफ सोसाइटी विल बी एलिजिबल फॉर कैटेगराइजेशन। ये क्या होगा, ये भी एलिजिबल होगा कैटेगराइजेशन के लिए, किसमें, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस के लिए, अंडर रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। ठीक है। नेक्स्ट आता है बैंक क्रेडिट टू रजिस्टर्ड एनबीएफसी। रजिस्टर्ड एनबीएफसी है अदर देन एमएफआई टुवर्ड्स ऑन लेंडिंग फॉर टर्म लोन लेंडिंग कंपोनेंट अंडर एग्रीकल्चर विल बी अलाउड अप टू 10 लाख पर बरोबर सब्जेक्ट टू कंडीशंस। ठीक है। अब देखिए डिफिनीशन ऑफ एमएसएमई, ये नया डिफिनीशन आ गया, पहले कुछ और होता था। डिफिनीशन ऑफ एमएसएमई क्या है, तो ये देखिए कैटेगरी, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड। तो माइक्रो के लिए क्या होगा, 1 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में करता है तो वो डिफाइन होगा किसमें, एमएसएमई में, माइक्रो, बट उसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो माइक्रो में आएगा। स्मॉल के लिए क्या होगा, 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट पीएन प्लांट एंड मशीनरी में, 50 करोड़ तक टर्नओवर में। देखिए फ्रेंड्स, इसका सबका 5 टाइम्स है, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़। मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए क्या है, 50 करोड़ प्लांट एंड मशीनरी में एंड 250 करोड़ आपको टर्नओवर के लिए। तो ये डिफिनेशन एमएसएमई का हो गया। अब फैक्टरिंग ट्रांजेक्शन किसे बोलते हैं, factoring transaction on with recourse basis by bank wherever the signer is an MSME, such outstanding factoring portfolio may be classified by bank under MSME category party sector। देखिए फैक्टरिंग ट्रांजेक्शन दो ऑप्शन होते हैं, विथ रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स। विथ रिकोर्स फैक्टरिंग क्या होता है, तो विथ रिकोर्स में क्या होता है, फैक्टरिंग ट्रांजेक्शन जो होता है, मान लीजिए कोई आपका ग्राहक जो है या आपका क्लाइंट जो है अगले को भुगतान करने में या अगले को पेमेंट करने में असफल हो जाता है या फेल हो जाता है, तो क्या है, आपको आपको उस ऋण के लिए ये होता है, आपको उस ऋण को चुकाना होता है, सो विथ रिकोर्स बोलते हैं। ठीक है, फैक्टरिंग ट्रांजेक्शंस में। फैक्टरिंग ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस थ्रू द ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम ट्रेड ट्रेड्स शैल आल्सो बी एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन ऑन प्रायोरिटी सेक्टर। फैक्टरिंग ट्रांजेक्शंस जो है, फैक्टरिंग होता क्या है फ्रेंड्स, फैक्टरिंग एक, इसके लिए मेरा जो है सीआईबी का आप देखिएगा, उसमें फैक्टरिंग मैंने जो है बताया है। एक्चुअली फैक्टरिंग को आप कह सकते हैं कमीशन बेस या ब्रोकरेज टाइप का कह सकते हैं, तो वो फैक्टरिंग वही होता है। फैक्टरिंग फॉरफिटिंग दो चीज़ होती है। तो आप सीआईबी वाला जो मेरा चैप्टर है आप एक बार देखिएगा, उसमें फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग दोनों बताया हुआ है। सर ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर क्लासिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। केवीआईसी का क्या स्कीम है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन सेक्टर। तो ऑल ऑन यूनिट इन द केवीआई सेक्टर विल बी एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर दी सब टारगेट ऑफ 7.5% प्रेस्क्राइब फॉर माइक्रो एंटरप्राइज अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अब केवीआईसी के जितने भी लोन हैं अप टू 7.5 क्लासिफिकेशन अंदर 7.5% तक, तो उसे प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासिफाई करते हैं। अदर फाइनेंस टू एमएसएमई, loans to entity involved in assisting decentralized sector in the supply of inputs to and marketing of outputs of artisans village and cottage industry। ठीक, अदर फाइनेंस में क्या क्या हो सकता है, लोन होगा, loans to entity involved in assigning assisting the decentralized sector in the supply of inputs to and marketing of outputs of the artisan village and cottage industry। दूसरा आ गया लोन टू कोऑपरेटिव ऑफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब किसान, किसान के कोऑपरेटिव्स होते हैं इन द डिसेंट्रलाइज सेक्टर इज आर्टिजन विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, इनको आप फिनांस कर सकते हैं। एक चीज और हो गया, एंटिटी इन्वॉल्व इन असिस्टिंग डिसेंट्रलाइज सेक्टर इन अ सप्लाई ऑफ इनपुट एंड मार्केटिंग आउटपुट ऑफ आर्टिजन विलेज कॉटेज। ठीक है, दूसरा ये आ गया। तीसरा था लोन सैंक्शन बाय बैंक टू एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फॉर ऑन लेंडिंग टू एमएसएमई सेक्टर, ये अदर फाइनेंस में आएगा। क्रेडिट आउटस्टैंडिंग अंडर जनरल क्रेडिट कार्ड, जनरल क्रेडिट कार्ड के अंदर में जो आउटस्टैंडिंग है इंक्लूडिंग आर्टिजन क्रेडिट कार्ड, लघु उद्यमी एलयूसीसी जिसे बोलते हैं लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड एंड वीवर क्रेडिट कार्ड,
in existence and catering to the non-farmer entrepreneurial credit needs of the individual। ठीक है। ओवरड्राफ्ट टू प्रधानमंत्री जन धन योजना। ओवरड्राफ्ट जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें 2000 रुपये मिलता है, वो भी आपको अदर फाइनेंस में आएगा। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट विथ सिडबी एंड मुद्रा लिमिटेड ऑन द अकाउंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्ट फंड। लोन सैंक्शन बाई बैंक टू एनबीएफसीज, MFIs and other MFI society trust for on lending to the MSME sector as per the conditions। अब कहता है लोन टू द रजिस्टर्ड एनबीएफसी, आप इस ये भी जो है अदर फाइनेंस में आएगा। फॉर एन ऑन लेंडिंग टू माइक्रो इन्वेस्टमेंट, ये आप सारे बैंक देखिएगा, सारे बैंक एनबीएफसी को फंडिंग कर रहे हैं या कहीं कहीं एनबीएफसी ऑनवर्ड फंडिंग कर रहा है नीचे जो एमएसएमई के छोटे मोटे इंटरप्राइजेज हैं उनको। या बैंक अभी क्या कर रहा है, बैंक जो है प्रोपोर्शनेट बेसिस पर टाई अप कर रहा है कि ठीक है आपका जो भी इसमें होगा। मान लीजिए किसी आपने एमएसएमई को अगर एनबीएफसी 20 लाख रुपया देना चाह रहा है, तो बैंक कहता है कि नहीं 80% मेरा मतलब 16 लाख मेरा होगा, 4 लाख आपका होगा। मीन्स 16 लाख रुपए का इंटरेस्ट बैंक को आएगा, 4 लाख का इंटरेस्ट एनबीएफसी को जाएगा। लोन्स अप टू 50 करोड़ टू स्टार्टअप्स, ये सब अदर एमएसएमई के पार्ट्स हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट में क्या क्या आएगा? एक्सपोर्ट क्रेडिट अंडर द एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई सेक्टर आर अलाउड टू बी क्लासिफाइड अंडर द पीएसएल रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। ठीक है। एक्सपोर्ट क्रेडिट जो है अंडर एग्रीकल्चर एमएसएमई सेक्टर जो है अलाउड किया गया है, किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में क्लासीफाई के लिए। एक्सपोर्ट क्रेडिट अदर देन एग्रीकल्चर एमएसएमई विल बी अलाउड टू क्लासिफाइड अंडर प्राइवेट सेक्टर एज पर द फॉलोइंग। ठीक है। अब देखिए, अदर देन एग्रीकल्चर एमएसएमई होगा एक्सपोर्ट क्रेडिट, तो क्या होगा? डोमेस्टिक बैंक होगा, WS ऑफ द फॉरेन बैंक्स, SFBs स्मॉल फाइनेंस बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है। इसमें क्या होगा? इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट ओवर कॉरस्पॉन्डिंग डेट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर्स अप टू 2% ऑफ एनबीसी। 2% एनबीसी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और CEOBE whichever is higher subject to sanction limit of the 40 करोड़ पर borrower। अगर किसी borrower को 40 करोड़ लिमिट मैक्सिमम आप सैंक्शन करते हैं, लेकिन वो आपका क्या है, टोटल प्रोजेक्ट, टोटल जो आपका एनबीसी है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, या क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, तो ये किस में क्लासीफाई होगा? ये आपको एक्सपोर्ट क्रेडिट प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में क्लासीफाई होगा। अब ये आ गया। अब फॉरेन बैंक विथ 20 ब्रांचेज एंड अबव, जिसका 20 ब्रांच से ऊपर है, उसके लिए क्या आएगा? इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट ओवर करस्पॉन्डिंग डेट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर्स अप टू 2%, सेम ही है, व्हिचएवर इज हायर। और लेस देन 20 ब्रांच के लिए क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट अप टू 32% ऑफ द एनपीसी और CBAV व्हिचएवर इज हायर। अगर फॉरेन बैंक्स है हमारे यहाँ उसका, लेकिन 20 ब्रांच से नीचे है, 20 ब्रांच से नीचे उसकी शाखाएं हैं, तो उसे 32% तक का अगर वो लोन करता है, 32% अपने एनबीसी का या क्रेडिट एक्सपोजर टू बैलेंस शीट एक्सपोजर का, क्रेडिट इक्विवेलेंट टू बैलेंस शीट एक्सपोजर का, तो वो किसमें क्लासीफाई होगा? प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में। अब एजुकेशन सेक्टर में आइए। एजुकेशन के लिए क्या आएगा? लोन्स टू इंडिविजुअल फॉर एजुकेशन लोन पर्पस इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्सेज नॉट एक्सीडिंग 20 लाख। 20 लाख तक के लोन जो हैं will be classified as a प्राइवेट सेक्टर lending. Loan currently classified as a प्राइवेट सेक्टर will be continued till maturity। हाउसिंग लोन में क्या आएगा? हाउसिंग लोन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए हाउसिंग लोन में क्या आएगा? लोन टू इंडिविजुअल अप टू 35 लाख इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर। 35 लाख आपको मेट्रोपॉलिटन सेंटर में विथ पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख एंड अबव, जहाँ पे 10 लाख से ऊपर का पॉपुलेशन है, एंड अप टू 25 लाख इन अदर सेंटर फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स पर फैमिली प्रोवाइडेड the overall cost of the dwelling unit in the metropolitan center and other center does not exist 45 लाख एंड 30 लाख। ठीक है। मेट्रो सेंटर जहाँ पे है, जहाँ पे आपकी आबादी 10 लाख से ऊपर है, वहाँ पे अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका जो है 45 लाख और 30 लाख है, तो 45 लाख के बदले 35 लाख और 30 लाख के बदले 25 लाख। ठीक है। अदर सेंटर्स के लिए ये हो गया। अर्बन सेंटर के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट 45 लाख है और उसको इंडिविजुअल 35 लाख तक के लोन जो है वो प्राइवेट सेक्टर में क्लासीफाई होंगे। बाकी 30 लाख का लोन जो है अगर अदर सेंटर के लिए है, तो वहाँ 25 लाख तक के लोन जो है वो आपको प्राइवेट सेक्टर में कम क्लासीफाई होंगे। मीन्स फिर से दोबारा कह दूँ, मेट्रो सेंटर एंड अदर सेंटर। मेट्रो सेंटर में अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट 45 लाख का है, तो वहाँ 35 लाख तक के लोन जो प्राइवेट सेक्टर में क्लासीफाई होंगे। अदर सेंटर के लिए अगर 30 लाख का प्रोजेक्ट है और 25 लाख का लोन आप दे रहे हैं, तो वो प्राइवेट सेक्टर में क्लासीफाई है। लोन अप टू 10 लाख इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर एंड अप टू 6 लाख इन अदर सेंटर फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड डैमेज ड्वेलिंग यूनिट। आप 10 लाख के लिए रिपेयर मेट्रो के लिए मेट्रो सेंटर में दे रहे हैं और 6 लाख के लिए अदर सेंटर में दे रहे हैं, तो वो क्या आएगा? प्राइवेट सेक्टर में आएगा।
बैंक लोन्स फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स यूजिंग एटलीस्ट 50% FAR और FSAI फॉर ड्वेलिंग यूनिट विथ कारपेट एरिया नॉट मोर देन 60 स्क्वायर मीटर। अगर कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर, लगभग 60 स्क्वायर मीटर होता है, 600 स्क्वायर फीट के आसपास आना चाहिए। 60 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये 645 स्क्वायर फीट है, मतलब 650 से नीचे है। यही आपको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का भी इसमें था, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी यही है उसमें, ठीक है। तो बैंक लोन जो है अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट के लिए एटलीस्ट 50% FAR एंड FSAI। फाइनेंस, ठीक है। तो ये किस में आएगा? आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आएगा, ठीक। नेक्स्ट जो आता है हमारा हाउसिंग में, बैंक लोन टू एनी गवर्नमेंटल एजेंसी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग यूनिट और स्लम क्लियरिंग्स एंड रिहेबिलिटेशन स्लम ड्वेलर सब्जेक्ट टू ड्वेलिंग यूनिट विद कारपेट एरिया 60। तो ये 60 स्क्वायर फीट मतलब 645 स्क्वायर फीट, 60 स्क्वायर मीटर मतलब 645 स्क्वायर फीट इक्विवेलेंट। ये जो है गवर्नमेंट एजेंसी को देते हैं, किसके लिए? फॉर क्लियरेंस ऑफ स्लम, स्लम को हटा के वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना है, ड्वेलिंग यूनिट्स बनाना है, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। बैंक लोन टू HFC for on lending up to 20 lakh for individual borrowers and purchase of construction reconstruction of individual dwelling units for unit or for slum clearance and rehabilitation of slum dwellers subject to condition। ये भी आएगा आपको प्रायोरिटी सेक्टर। 30 नेक्स्ट जो आएगा, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट विथ NHB नेशनल हाउसिंग बोर्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल, ये जो भी जाएगा वो प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। हाउसिंग लोन टू द बैंक ओन एम्प्लॉय विल नॉट बी एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन टू प्रायोरिटी सेक्टर। ये अगर बैंक अपने एम्प्लॉय को लोन देती है तो प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई नहीं होगा। नेक्स्ट आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा? बैंक लोन up to limit of 5 crore per borrower for setting up schools, drinking water facilities and sanitation facilities including construction, refurbishment of the household toilets and water improvement at household level etc, and loan up to 10 crore per borrower in a building health care facility including under आयुष्मान भारत। देखिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, 5 करोड़ तक अगर आप देते हैं स्कूल लगाने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, सैनिटेशन फैसिलिटी के लिए इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन रिफर्बिशमेंट, या दूसरा 10 करोड़ तक देते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए, तो ये आपको प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। बैंक लोन टू MFI एक्सटेंडेड टू फॉर ऑनलाइन लेंडिंग टू इंडिविजुअल एंड ऑल्सो टू मेंबर ऑफ SHG JLG फॉर वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी सब्जेक्ट टू क्राइटेरिया, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में अगर आ जाएं आप, तो बैंक लोन अप टू 30 करोड़ टू द बोरोवर फॉर पर्पज लाइक सोलर बेस्ड पावर जनरेटर्स, बायोमास power generators, windmills, micro hydro plants for non-conventional energy waste, public utility, street lighting system, and remote village electrification under will be eligible for PS category. For individual household, the loan limit will be 10 lakh पर borrower। रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में अगर इंडिविजुअल हाउस होल्ड है तो उसको 10 लाख पर borrower जो है, पर borrower जो है वो प्राइवेट सेक्टर में आएगा। लेकिन अगर 30 करोड़ आप किसी कंपनी को दे रहे हैं या किसी को दे रहे हैं जो अपना पावर जनरेटर्स या बायोमास या ये सब लगाएगा, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी में आएगा, ठीक है। कौन कौन अरे आइए, बैठिए बैठिए आगे। तो नेक्स्ट जो आता है फ्रेंड्स, अदर सेक्टर, ठीक है ना। अदर में क्या आता है? लोन प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू बैंक बाई बैंक टू द इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल मेंबर ऑफ SHG JLG सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया, ठीक है। बैंक जो है डायरेक्टली इंडिविजुअल को या इंडिविजुअल मेंबर ऑफ SHG को जो है लोन देता है, तो उसमें कहता है कि लोन नॉट एक्सीडिंग 2 लाख प्रोवाइडेड बाई बैंक टू SHG JLG फॉर एक्टिविटी अदर देन एग्रीकल्चर और MSME विद लोन फॉर मीटिंग सोशल नीड्स। सामाजिक नीड्स की जरूरत के लिए जो लोन दिया जाएगा, नॉट
कंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट और एनी वायबल कॉमन एक्टिविटी स्टार्टेड बाय एसएचजी, उसमें 2 लाख के लोन जो है प्राइवेट सेक्टर में क्लासीफाई होंगे। अब लोन कहता है डिस्ट्रेस पर्सन, डिस्ट्रेस पर्सन है अदर देन डिस्ट्रेस फार्मर इंडेबिटेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर। तो कहता है जो डिस्ट्रेस पर्सन है उनको 1 लाख तक का लोन अगर आप देते हैं, किसके लिए? अपना डेट पूरा सधारने के लिए। कहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर से लोन लिया हुआ है, उस 1 लाख का लोन जो है अगर आप चुकाने के लिए देते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में आएगा। लोन सैंक्शन टू स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर SC/ST फॉर स्पेसिफिक पर्पस, क्या हो सकता है उसमें? परचेज एंड सप्लाई ऑफ इनपुट्स एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट्स ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है? 50 करोड़ टू द स्टार्टअप दैट आर इंगेज्ड अदर देन एग्रीकल्चर टू MSME, तो ये प्राइवेट सेक्टर में क्लासीफाई होगा। अब देखिए वीकर सेक्शन क्या है। वीकर सेक्शन में क्या है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, आर्टिजन, विलेज एंड कॉटन इंडस्ट्री वेयर इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट डू नॉट एक्सीड 1 लाख। 1 लाख से ज़्यादा की लिमिट अगर नहीं है, एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो ऐसे आर्टिजन, विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री वो वीकर सेक्शन में आएंगे। बेनिफिशियरी अंडर गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम, NRLM, NULM एंड SRMS, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन एंड मैनुअल्स स्कैवेंजर्स। ठीक है। दूसरा आएगा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, बेनिफिशियरी ऑफ डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, DRI स्कीम में जो आएगा सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, distressed farmer indebted to non-institutional lenders, distressed person other than farmers with loan exceeding not exceeding 1 lakh for borrower to prepare the debt of non-institutional lenders। ये क्या वीकर सेक्शन के हैं परिभाषा। इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरी अप टू 1 लाख for borrower for urban commercial existing loan to women will continue to classify under weaker section till their maturity। ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी एज में भी नोटिफाई बाय गवर्नमेंट इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये वीकर सेक्शन में क्लासीफाई होंगे। इन्वेस्टमेंट बाय बैंक इन सिक्योरिटाइज्ड एसेट्स, अब कहता है कि बैंक अगर इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट बाय बैंक इन सिक्योरिटाइज्ड नोट्स रिप्रेजेंटिंग लोन टू वेरियस कैटेगरी ऑफ प्राइवेट सेक्टर एक्सेप्ट अदर कैटेगरीज आर एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर द रिस्पेक्ट ऑफ कैटेगरी ऑफ प्राइवेट सेक्टर डिपेंडिंग अपॉन द अंडरलाइंग एसेट्स। The all-inclusive interest charged to the ultimate borrower by the originating entity should not exceed the investing bank MCLR to 10% और EBLR plus 14%। ठीक है, तो ये आया इन्वेस्टमेंट बाय द बैंक ऑफ सिक्योरिटाइजेशन नोट्स विथ लोन अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी ओरिजिनेटेड बाय NBFC एज अंडरलाइंग आर नॉट एलिजिबल फॉर प्राइवेट सेक्टर स्टेटस। ये देखिए गोल्ड में अगर डालता है NBFC ओरिजिनेट किया है तो ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं आएगा, ये सब प्राइवेट सेक्टर में आएगा। देखिए ट्रांसफर ऑफ एसेट थ्रू डायरेक्ट असाइनमेंट आउटराइट परचेज, अब कहता है कि असाइनमेंट आउटराइट परचेज ऑफ पूल ऑफ एसेट्स बाय बैंक रिप्रेजेंटिंग लोन अंडर वेरियस कैटेगरी प्राइवेट सेक्टर एक्सेप्ट द अदर कैटेगरी विल बी एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, कहता है असाइनमेंट कराना है, आउटराइट परचेज करना है, किसका? पूल ऑफ एसेट्स का। बैंक अगर करता है तो वो क्या आएगा? प्राइवेट सेक्टर में आएगा। द ऑल इंक्लूसिव इंटरेस्ट चार्ज टू द ultimate borrower by the originating entity should not exceed investment bank MCLR plus 10% और EBLR plus 14%। ठीक है, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। लोन अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी एक्वायर्ड बाय बैंक फॉर NBFC आर नॉट एलिजिबल प्राइवेट सेक्टर। IBPC क्या होता है? इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। IBPC बॉट बाय बैंक ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस आर एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर रिस्पेक्टिव कैटेगरी of priority sector provided the underlying assets are eligible to be categorized under the respective category of priority sector and the bank fulfill the Reserve Bank of guidelines IBPC। ठीक, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग PS लेंडिंग सर्टिफिकेट्स क्या होता है? द आउटस्टैंडिंग प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स बॉट बाय बैंक विल बी एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अगर ये क्या है? आउटस्टैंडिंग जो है प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, ये बैंक अगर खरीदता है तो वो प्राइवेट सेक्टर के क्लासिफिकेशन में आएगा। प्रोवाइडेड द अंडरलाइंग एसेट्स ओरिजिनेटेड बाय बैंक आर एलिजिबल टू बी क्लासिफाइड अंडर प्राइवेट सेक्टर एडवांस एंड फुलफिल द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस ऑन प्राइवेट सेक्टर, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस को फुलफिल करना होगा। बैंक लोन टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फॉर ऑन लेंडिंग, ठीक है ना, ऑन लेंडिंग। ठीक है, एल छूटा हुआ है यहाँ पर, सॉरी फ्रेंड्स। तो बैंक आर अलाउड टू एक्सटेंड क्रेडिट टू रजिस्टर्ड NBFC MFI एंड अदर MFI सोसाइटी या ट्रस्ट फॉर ऑन लेंडिंग टू द इंडिविजुअल एंड ऑल्सो टू द मेंबर SHG। Bank credit above will be allowed to be overall limit of 10% of individual bank total priority sector lending, ये केस में आएगा, प्राइवेट सेक्टर में आएगा। बैंक क्रेडिट टू रजिस्टर्ड NBFC
other than MFI for on lending will be eligible for classification as priority sector under respective category subject to subject हो रहा क्या कि अगर एनबीएफसी को बैंक लोन किया है ऑनवर्ड क्लासिक ऑनवर्ड लेंडिंग के लिए तो उसमें आएगा एग्रीकल्चर के केस में ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसी फॉर टर्म लेंडिंग कंपोनेंट अंडर एग्रीकल्चर विल बी अलाउड टू 10 लाख पर बोरोवर 10 लाख तक के बोरोवर के लिए टर्म लेंडिंग अगर होता है एग्रीकल्चर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसी विल बी अलाउड अप टू 20 लाख पर बोरोवर cap on lending will be allowed up to overall limit of 5% to individual bank total priority sector। अब देखिए एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को बैंक अगर क्रेडिट करता है तो अप्रूव्ड बाय एनएचबी नेशनल हाउसिंग बोर्ड फॉर देयर रीफाइनेंस ऑन लेंडिंग फॉर द पर्पज ऑफ परचेज कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल ड्वेलिंग यूनिट्स और स्लम क्लियरेंस और रिहेबिलिटेशन ऑफ स्लम ड्वेलर सब्जेक्ट टू एन एग्रीगेट लिमिट ऑफ 20 लाख पर बोरोवर। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसको एनएचबी नेशनल हाउसिंग बोर्ड ने अप्रूव किया है तो उसको अगर लेंडिंग करता है तो उस केस में 10 लाख पर 20 लाख पर बोरोवर के केस में ये प्राइवेटी सेक्टर में आएगा। कैप ऑन लेंडिंग में क्या आएगा विल बी अलाउड अप टू ओवरऑल लिमिट ऑफ 5% ऑफ इंडिविजुअल इनकम बैंक टोटल प्राइवेटी सेक्टर में इसमें 5% का कैप लगेगा। को लेंडिंग भी करता है बैंक आजकल बैंक खुद को लेंडिंग कर रहा है एनबीएफसी टू प्राइवेटी सेक्टर ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग एसएफबी आरबी यूसीबी एलएलबी आर परमिटेड टू को लेंड विद द ऑल रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज फॉर लेंडिंग टू द प्राइवेटी सेक्टर। ठीक है। अब कोविड-19 मेजर्स में क्या था प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग के लिए कि एन ऑन टॉप लिक्विडिटी विंडो 15,000 crore with the tenors up to 3 years at the repo rate till March 31, 2022 was open to boost provision of immediate liquidity for ramping up to COVID-19 healthcare infrastructure services। These loans will continue to be classified under प्राइवेटी सेक्टर में रहेगा टिल रिपेमेंट तक रहेगा वो प्राइवेटी सेक्टर। अब मॉनिटरिंग कैसे करना है तो कहता है द डाटा ऑफ द प्राइवेटी सेक्टर एडवांस रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय बैंक टू एफआईडीडी सेंट्रल ऑफिस आरबीआई एट क्वार्टरली एंड एनुअल इंटरवल एज पर द रिपोर्टिंग फॉर्मेट within 15 days and 1 month respectively from the date of ending of each quarter। ठीक है। In respect of RRB, the data of priority sector advance in the format must be furnished by NABARD at quarterly annual interval। NABARड को देना है RRB को इसको जब 15 डेज या 1 मंथ का जो डाटा होता है इंटरवल इस पर देना है क्वार्टरली या एनुअल। In respect of the UCP, Urban Commercial Bank, Urban Cooperative Banks, the data of priority sector advance in reporting format shall be furnished quarterly and annual interval to the RRB's regional office of DOS RBI फाइनेंस ईयर। अब देखिए ट्रेड रिसीवल ट्रीट्स जिसे बोलते हैं ट्रेड रिसीवल डिस्काउंटिंग सिस्टम ट्रीट्स रेगुलेटरी सेट ऑफ ऑपरेशन मैनेजर ये सब क्या है इसमें इंट्रोडक्शन है। अब देखिए आगे क्या होता है। ठीक है। नॉन अचीवमेंट ऑफ नाइटल बैंक हैव शॉर्टफॉल इन लेंडिंग इन प्राइवेटी सेक्टर शैल बी अलाउड टू अमाउंट। देखिए बैंक अगर प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग में फेल हो जाता है जितना परसेंटेज फिक्स किया हुआ है तो जो अमाउंट उसका बच गया है उसको आरआईडीएफ में डालना पड़ेगा। आरआईडीएफ फंड होता है जो नाबार्ड मेंटेन करता है and other funds NABARD SSB as decided by the RBI। The interest rate of the bank contribution to RIDF or any other funds 10-year deposit shall be fixed by RBI। Non-achievement of private sector target is of target to be taken into account while granting regulatory clearance approval of various purpose। ठीक है। कॉमन गाइडलाइंस क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बैंक लोन विल बी एज पर डायरेक्टिव बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन आरबीआई। रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिसाइड होगा। सर्विस चार्ज क्या होगा नो लोन रिलेटेड एंड एडहॉक सर्विस चार्ज इंस्पेक्शन चार्ज शुड बी लेविड ऑन प्राइवेटी सेक्टर लोन्स अप टू 25,000 पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इन केस ऑफ द एलिजिबल प्राइवेटी सेक्टर लोन जीविका द लिमिट विल बी एप्लीकेबल पर मेंबर एंड नॉट टू द group as a whole। Receipt, sanction, rejection, disbursement register। A register electronic record should be maintained by the bank wherein the date of receipt and the sanction rejection disbursement with the regions thereof should be recorded। इशू करना है इशू ऑफ एक्नॉलेजमेंट टू द लोन एप्लीकेशन बैंक शुड प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट फॉर लोन एप्लीकेशन रिसीव्ड अंडर प्राइवेटी सेक्टर लोन्स बैंक बोर्ड शुड प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट विद इन द बैंक कम्युनिकेट टू इट्स डिसीजन टू द राइटिंग डिसीजन इन राइटिंग टू द एप्लीकेंट। ठीक है। तो ये हमारा प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग का था। कहीं कहीं फास्ट भी हमने बोला फ्रेंड्स समय की कमी के कारण ऑफिस निकलना है तो आप जो है इसको स्लो मोशन में स्लो करके आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस ओके तो अगर आपको फ्रेंड्स हमारा जो चैनल है अगर अच्छा लग रहा है या हमने जो पढ़ाई वो जो है बातें अगर समझ में आ रही हैं तो इसे फ्रेंड्स आप लाइक ज़रूर करिए लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए
थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, जैसे जैसे आपका आएगा उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे बैंकिंग क्लासेस। और हमारा एक और भी चैनल है बीवीएम क्लासेस। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।